स्टार्ट करूं? हाँ। जिस किताब के बारे में मैं बोलने जा रही हूँ वो है बैटलिंग डार्क फोर्स। ये टॉरकॉम सार्डियन ने लिखी है। और चूंकि इसका टॉपिक ऐसा है, बहुत डार्क फोर्स है, तो डरने वाला ऐसा लगता है, क्योंकि उसका शीर्षक डर के ऊपर है। डार्क फोर्सेस क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जितना इस किताब को मैंने पूरा पढ़ा और समझा है, तो इस किताब की पूरी कोशिश की है कि सबसे पहले अपने डर पर काम करिए। इसको आपको खत्म ही करना ही है, इसके बीज को नष्ट ही करना है आपको। डर के ही आगे ही जीत है। ये इस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होगी, आपके अंदर का विवेक जागेगा और एजुकेट हो पाएंगे आप कि किस तरीके से ये डार्क फोर्स और एविल्स काम करते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि हम उसके तरीके सीख पाए। टॉरकॉम ने भी यही कहा है कि उनका मेन उद्देश्य है कि आप उनके पहले तरीके सीख जाएं, ताकि किसी भी स्थिति में आप बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाए कि आप अच्छाई की तरफ देख रहे हैं या बुराई की तरफ। तो ये बहुत बहुत सरल हो जाता है चीजों को पता करना। तो जब तक हमें उस चीज का पता नहीं होगा, अगर हम डरते रहे कि डार्क फोर्स ऐसा होता है वैसा होता है और हम उसके बारे में पता ना करें, तो बहुत सबसे पहला काम है कि उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और कैसे तरीके हैं, किस तरीके से वो प्रभाव डालते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तभी तो हम उसके लिए प्रोटेक्शन कर पाएंगे। मैं भी आप ही की तरह सीख रही हूँ, समझ रही हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। टॉरकॉम कहते हैं कि जैसे जैसे 21वीं सदी आगे बढ़ रही है और डार्क फोर्स और ये दुश्मनों के बारे में, काली ताकतों के बारे में लिखना ऐसा लगता है कि ये मैं बेतुका सा लगता है। तो ये कहते हैं कि इसलिए बेतुका लगता है क्योंकि डार्क फोर्स कहाँ है, कहीं नहीं दिख रहा है। जब है ही नहीं, औसत आदमी और साइंटिस्ट यही सोचते हैं कि ये तो है ही नहीं, तो इस पे चर्चा या खोज क्यों की जाए। लेकिन टॉरकॉम कहते हैं ऐसा नहीं है, ये यही है, आपके आसपास, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके भावनाओं में, आपके समूह में है, आपकी सोसाइटी में, आपके राष्ट्र में, ग्लोबली हर जगह है। और ये कहते हैं जब और अंदर आप एग्जामिन करते हैं तो आपके लालच, ईर्ष्या, घृणा, हेर फेर, शोषण, भय, ये सब उन्हीं के उदाहरण हैं। आप कहीं भी इनसे अछूते नहीं हैं। और जब और आगे आप स्टडी करते हैं तो आप पाते हैं कि एजुकेशन, टीचिंग्स के सीक्रेट रिकॉर्ड्स में भी ये मौजूद हैं। गवर्नमेंट के सीक्रेट रिकॉर्ड्स में भी उनके फिंगरप्रिंट्स आपको मिलेंगे। आपको बहुत जरूरी है, इतनी बारीकी से आपके अंदर घुसे हुए हैं, आपके पूरे के पूरे सिस्टम में घुसे हुए हैं। आपको सचेत रहना बहुत जरूरी है। ये कहते हैं और आपको ये समझने में, सक्षम होने में इतना लंबा समय बीत जाता है कि आप उनकी कब अधीन हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। और आप अनकॉन्शियसली, जाने अनजाने में उनके शिकार हो जाते हैं और उनके एजेंट बन जाते हैं। कब उनके एजेंट बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। इसलिए इसके बारे में बहुत बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने बुराई बनाई है, तो टॉरकॉम कहते हैं तो क्या एटम बम भी भगवान ने बनाए हैं? क्या कीटनाशक, जहर, ये जो आपके खाने में आ रहे हैं, क्या ये भी भगवान ने बनाया है? कहते हैं बुराई ठीक हमारी नाक के सामने है। शोषण में हेर फेर, अपराध, ड्रग्स, शराब, तंबाकू और कितने ही सारे लॉलेस वर्क, ये सब में बुराई छिपी हुई है। इवन ये हमारे परिवार को तोड़ रही है। और हमारा जो समाज है संघर्ष और स्वार्थ से भरा हुआ है। तकरीबन रोज हम इन्हीं बुराइयों का सामना कर रहे हैं, चाहे टीवी में हो, हर जगह हम सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हर जगह हम इनको देख रहे हैं। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ये बुराई सच में वैसी बुराई है, हमें पता ही नहीं चलता। तो कहते हैं कोई तो इसके बारे में आपको बताएगा, वरना पता कैसे चलेगा कि ये किस तरीके से काम करती है। तो किसी को तो इस विपत्तियों के बारे में बताना चाहिए। तो ये कहते हैं कि इसीलिए मैं किताब लिख रहा हूं। कहते किसी भी राष्ट्र की जो उन्नति होती है, वहां के जो लोग हैं वो कितने ऑब्सेस्ड और कितने पजेस्ड हैं
इससे पता चलता है कि उस राष्ट्र की उन्नति कितनी हो सकती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, कितने डिप्रेसिव, कितनी सारी ऐसी मनोवैज्ञानिक बीमारी है। चिकित्सा तो ये मानने से ही इनकार करता है कि डार्क फोर्सेस हैं। वो कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं होती है। जब क्राइस्ट के टाइम पे टॉकम बताते हैं कि उस समय भी ऐसे कई संगठन थे, डार्क फोर्सेस से कई संगठन थे जो ऐसे गलत अपराधों में लिप्त थे, तो इनने क्राइस्ट ने इनका पूरा सामना किया और उनको कई सारे संगठनों को उखाड़ फेंका। तो ये कह रहे हैं कि ये पुस्तक वही पर्दाफाश करने के लिए है और ये आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी। इस किताब को टॉरकॉम ने 3 पार्ट्स में लिखा है। पहला पार्ट है द बैटल ग्राउंड, दूसरा पार्ट है द बैटल और तीसरा है लिबरेशन, आजादी। जो पहला पार्ट है, ये किताब 321 पेज की है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इनने बोला है द बैटल ग्राउंड के बारे में बोला है। 150 से 200 पेज तो इसी में चले गए इनके। वो कहते हैं कि युद्ध होने से पहले उस युद्ध के मैदान की तैयारी करने में युग युग लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं वो ग्राउंड तैयार होने में। वो बैटल तो आपको जैसे अभी की परिस्थिति में भी आप देख रहे हैं, लेकिन उसकी जड़ें इतनी लंबी हैं, इतनी लंबी है, कई जीवन पहले लंबी है। तो इन्हें सबसे पहले चाहते हैं ये कि आप पहले उन चीजों को समझे जिसकी वजह से ये बैटल जैसी स्थिति पैदा होती है। तो चलिए दोस्तों हम बैटल ग्राउंड से शुरू करते हैं। इसके जो पहला चैप्टर है उसमें शिक्षक टीचर्स टेल करके ये शुरू करते हैं। इनके जो टीचर हैं वो एक बार इनको बता रहे होते हैं कि हमारे शरीर में, मन में, सोसाइटी में, राजनीति में जो कुछ भी है उसके पीछे एक कारण है, और जब तक वो कारण नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। उस चीज से या तो आप नफरत कर सकते हैं या प्यार कर सकते हैं। अब जब टॉरकम को उनके टीचर ने ये कहा तो कई दिनों तक तो उनको पचाने, डाइजेस्ट करने में ही बहुत समय लग गया। कहते हैं मैंने धीरे धीरे ये जो इन्हें सेंटेंस बोला था कि हर जगह वो है, मैं हिल गया था अंदर से, तो मुझे संभालना पड़ा बहुत दिनों तक। और मुझे भी आलोचना, प्राइड, श्रेष्ठता को नियंत्रण करने में भी वर्षों लग गए, और सबकी भूमिका देखने में, इस डिवाइन प्लान में किसकी क्या पोजीशन है इसको भी समझने में टॉरकॉम को, जो जिनको एंशिएंट विजडम और एजलेस विजडम का ज्ञान दिया जा रहा था, उनको भी इतने वर्ष लग गए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ज्ञान भारत इस में आगे बढ़ रहा है कि हम एंशिएंट विजडम, एजलेस विजडम की बात कर रहे हैं और हमें इतना गहरा ज्ञान हमें मिल पा रहा है। तो ये टॉरकॉम अपने टीचर से पूछते हैं कि फिर वो वर्च्यूज, जो स्पिरिचुअल वर्च्यूज है, हेल्थ है और हैप्पीनेस, इनके खिलाफ जो काम कर रहे हैं, उन गतिविधियों के बारे में क्या। तो उनके टीचर्स बताते हैं कि तुम्हें क्या ये दिखता नहीं है कि जब तक ये नहीं होंगे आपके स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, हेल्थ, हैप्पीनेस का विकास नहीं होगा। ये आपके में योग्यता पैदा कर रहे हैं। तो टॉरकम पूछते हैं तो क्या ऐसी विनाशकारी गतिविधियां, क्या ये हमारे साथ हमेशा रहने वाली है? कहती हैं जब तक आप इनसे लड़ना सीख नहीं जाते ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप एक स्तर पे इनसे लड़कर लड़ाई जीत जाते हैं तो ये दूसरे स्तर में, दूसरे फॉर्म में आपके सामने आएगी। और ये स्तर, ये प्लेन्स, जैसे कि आप जानते हैं फिजिकल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन, इमोशनल, मेंटल, ये सारे प्लेन्स होते हैं, कॉस्मिक प्लेन्स। तो इसमें हर प्लेन में जब तक ये हासिल नहीं कर लेते हैं, ऐसे 10 प्लेन्स ऐसा कहते हैं, तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये आपको हाईएस्ट ही बनाकर छोड़ेंगे। ये प्लस पॉइंट है, ये आपके पीछे पड़ी रहेंगी जब तक कि आपको ये हाईएस्ट न बना दे, तो ये प्लस पॉइंट है। अब इनके टीचर्स बताते हैं कि हर जो भी फॉल होता है वो जरूरी नहीं कि वो डार्क फोर्स ही हो या एविल सी हो। कहते हैं जब दो तरीके के से अपना विकास होता है, कहते हैं एक इवोल्यूशन होता है जब पदार्थ आत्मा की तरफ बढ़ती है, इसको इवोल्यूशन कहते हैं। और जब आत्मा
पदार्थ की तरफ बढ़ती है, मटेरियलाइज होती है, ऑब्जेक्टिफाई होती है, तब वो इनवॉल्यूशन प्रोसेस की तरफ आती है। तो ये जो प्रोसेस है इनवॉल्यूशन प्रोसेस, ये दोनों नेचुरल है। इवॉल्व करना और नीचे गिरना, ये दोनों नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसमें कोई भी अच्छाई बुराई कुछ नहीं है, ये एक तरीके की साइकिल है। लेकिन डार्क फोर्स इनवॉल्यूशन प्रोसेस होता है, उसका गलत इस्तेमाल करती है। तो ये कहते हैं कि क्या डार्क फोर्स और एविल में कुछ डिफरेंस है? डार्क फोर्स, वो कहते हैं कि डार्क फोर्स घूंघट के पीछे छुपकर अपने बुरे उद्देश्य के लिए गुप्त तरीके से काम करती है। और डार्क फोर्स का हेडक्वार्टर है कॉस्मिक एस्ट्रल प्लेन के लोवेस्ट वाला प्लेन। कहते हैं वो वहां रहकर काम करते हैं। और एविल उसकी सेना है, जिसको बुराई कहते हैं। डार्क लॉजेस इनकी सेना है, कोई सेनापति है, इस तरीके से। ये बिल्कुल, इनका ऑर्गेनाइजेशन इतना डिसिप्लिन्ड है जितना कि व्हाइट लॉज का भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इतने तरीके, इतने डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं। इनके काम का जो तरीका है बहुत ही वेल प्लान्ड है। और जो एविल है वो खुले तरीके से काम करती है, ओपनली काम करती है। वो मीडियम के थ्रू, सम्मोहनकर्ता के थ्रू, चैनलिंग, अपराध, हिंसा, हत्या, घृणा, ये इस तरीके से काम करती है। और लोगों को लगता है कि इन डार्क फोर्स और एविल में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। और ये जो एविल है, शैतानी ताकतें हैं, ये डार्क फोर्सेस से ऊर्जा लेती हैं और इंस्पायर होती हैं उनसे कि हमें क्या आगे बढ़ना है। डार्क फोर्स इनको प्लान देते हैं और ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये बताते हैं कि जो डार्क फोर्स है ये बहुत बहुत प्राचीन है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है बहुत प्राचीन है। और आप यकीन मानेंगे, ये सारे प्लेन्स में अवेलेबल है। ईथर, एस्ट्रल, कॉस्मिक, ये सब जगह है। और इनके जो एजेंट हैं एविल्स, ये भी बहुत प्राचीन हो सकते हैं और नए भी हो सकते हैं। और बहुत ही सिस्टमेटिकली ये काम करते हैं। इनका मेन मकसद है मानवता के विकास को धीमा कर देना या बिल्कुल रोक देना। ये चाहते हैं कि डिवाइन का जो प्लान है वो रुक जाए, सक्सेस ना हो पाए, हम ही जीते। तो ये पूछते हैं टॉर्कम, तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये नुकसान करना चाहते हैं? कहते हैं ये डार्क फोर्स और एविल, ये सिर्फ उसी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो विनाशकारी है। अविनाशकारी हिस्से को वो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जैसे कि आपकी सोल। तो ये बताते हैं कि तो ये कौन से लोग हैं जो इनके शिकार होते हैं? तो ये बताते हैं कि जो जड़ता, भौतिकवाद, ये सब में उलझे हुए हैं, ये पहला शिकार उनका ही करते हैं। तो ये पूछते हैं, तो क्या ये सचेत हैं? क्या डार्क फोर्स सचेत हैं कि उनको क्या पता है कि ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या होगा और क्या, मतलब उनको पता है रिजल्ट क्या होगा? तो कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो सचेत हो, नहीं भी हो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आपका कर्तव्य है प्रकाश में जाना, सीखना और उससे उबरना। जब तक आप उन पर काबू नहीं पा लेते, तब तक आप उनको नहीं रोक सकते। तो आपको अपने पे आत्मनियंत्रण सीखना ही पड़ेगा। किसी ने लिखा है कि डार्क फोर्स एस्ट्रल प्लेन में भी रहते हैं। तो ये सारे प्लेन में एक्चुअली हैं, सारे प्लेन में है। लेकिन इनका जो इस बुक में बताया है कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो कॉस्मिक एस्ट्रल प्लेन में है। फिर ये कहते हैं, तो क्या इसका क्या मतलब है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, घृणा हो रही है, जो सब अलगाववाद हो रहा है और ड्रग्स है, काली ताकतें, तो इसके खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? तो वो कहते हैं कि इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, तभी आपके में योग्यता पैदा होगी। और ये बोलते हैं कि अगर आपको इनके खिलाफ लड़ना है तो आपको इवोल्यूशन के विकास के रास्ते पर जाकर ही आप इनसे लड़ सकते हैं। तो ये कहते हैं, क्या हम उनको सही ठहरा सकते हैं कि जो लोग बुरा कर रहे हैं, विनाशकारी कर रहे हैं, जो हानि पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये सब तो
उलझे हुए हैं, तो क्या कहते हैं कि इन लोगों की हम मदद करें भी कि नहीं करें। तो कहता है कि ऐसा नहीं है कि उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये बोलते हैं तो क्या हम उनको सही ठहरा सकते हैं? कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। हम उनको ना सही ठहरा सकते हैं ना गलत ठहरा सकते हैं। हमें तो सिर्फ क्या करना है, उनको देखना है, एनालाइज करना है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और उनके तरीकों को देखना है, और ताकि हम अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके उस तरीकों को देखकर कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो ये कहते हैं इस डार्क लॉज को लगता है कि जो व्हाइट लॉज है जो लाइट के वॉरियर्स हैं, जो भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो व्हाइट लॉज को लगता है कि सॉरी डार्क लॉज को लगता है कि व्हाइट लॉज उसका दुश्मन है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाइट लॉज तो क्या करता है, ये ध्यान से वो उस डार्क लॉज को देखता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, और जैसा वो करता है उसके हिसाब से वो प्लान बनाते हैं। तो फिर ये टॉकम पूछते हैं तो इसका मतलब कि जो डार्क लॉज है तो उनके पास क्या कम बुद्धि है व्हाइट लॉज के कंपैरिजन में? तो कहता है, तो ये बताते हैं कि उनके टीचर की ऐसा नहीं है कि बुद्धि कम है, लेकिन डार्क लॉज उस बुद्धि का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि व्हाइट लॉज दूसरों की सेवा करने के लिए। और व्हाइट लॉज के पास सबसे अच्छी बात है कि सब डिवाइन प्लान के साथ उनके साथ ईश्वर का प्रेम जुड़ा हुआ है। तो हमेशा पल्ला भारी व्हाइट लॉज का ही रहेगा। तो कहते हैं कि टॉटम पूछते हैं तो क्या व्हाइट लॉज भी उनको बदलने की कोशिश या उनको इफेक्ट करने की कोशिश नहीं करता क्या? तो कहते करते हैं, लेकिन वो उनके तरीके से नहीं, अपने तरीके से उनको इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो वापस आ जाए जो गॉड का जो डिवाइन प्लान है उसमें, लेकिन अपनी मर्जी से आए। वो ये चाहते हैं कि अपनी मर्जी से आए, वो फोर्सफुली नहीं करते, क्योंकि हर जगह फ्री विल है। वो चाहते हैं कि अपनी फ्री विल से वो इतना कोशिश करते हैं ये लोग कि वो सही जगह आ जाए। और ये जो डार्क लॉज है ये चाहते हैं कि दुनिया में नफरत, प्रतिशोध और भौतिकतावाद में और लालच, विनाश, इस सब में ही उलझे रहे, पूरी दुनिया इसी में उलझी रहे, ताकि वो ज्ञान की तरफ बढ़ ही ना पाए। तो ये इनके टीचर समझाते हैं इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वे विजेता हैं। हो सकता है व्हाइट लॉज का जो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन समय उनके साथ है। और आप लास्ट में देखेंगे कि डार्क फोर्स और एविल अपने सारे उनके जो प्रयास हैं सारे के सारे बेकार हो जाएंगे। ये समझाने के लिए बताते हैं कि डार्क फोर्स और एविल में जो डिफरेंस समझाना चाहते हैं, कहते हैं कि डार्क फोर्स चाहता है कि किसी एक शहर पे या किसी एक राष्ट्र पे कब्जा कर ले। डार्क फोर्स ये चाहता है, तो इसकी जो एविल की जो सेना है वो क्या करेगी, उस एरिया में नफरत फैलाएगी, हिंसा फैलाएगी, सारी जो गलत काम है ये करेंगे, और ऊर्जा किससे लेंगे, ये डार्क फोर्स से ऊर्जा लेंगे। और ये भी बताते हैं कि जो एविल है ये कर्म का उत्पाद है। कहते हैं अगर आप बुरा कर्म करते हो तो एक बुराई जन्म लेती है, और ये छोटी छोटी बुराई एक स्नोबॉल के रूप में धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, और ये इतनी बड़ी हो जाती है कि ये डार्क लॉज में कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि इतने स्वार्थपन में ये अपने सोलार एंजल्स को भी अपने से अलग कर देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते और अपनी आत्मा को भी बेच देते हैं। तो ये कहते हैं कि उस जो पहला स्टेप है बुरे कर्म का, जो पहला स्टेप है आप उसी पे ही सचेत हो जाइए, इतने दूर मत जाइए। ये किताब सिर्फ इसी के लिए है कि कहां से वो जो जड़ शुरू होती है आप वहीं पे अलर्ट हो जाइए। सिग्नल्स देने लगते हैं कि आपको यहाँ पे अलर्टनेस की जरूरत है। और कहते हैं डार्क फोर्स और जो एविल है सबसे पहले वो उन्हीं लोगों को पकड़ती है जो भी लाइट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो पहला टारगेट वो उनके होते हैं। और ये जो एविल है वो लोग हैं जो लोग बुराई के रास्ते पे लोगों को खींचना चाहते हैं। तो डार्क जो लॉज है और जो व्हाइट लॉज है वो दोनों ही चाहते हैं कि ये हमारी सेना में शामिल हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि ये जो एविल्स हैं कुछ दिनों बाद जब, क्योंकि
जब ये कई जन्म या कई सालों तक इनके डार्क फोर्स के साथ काम करने से इनको एहसास होता है कि हम जीत तो रहे हैं, लेकिन उनके मन में वो खुशी और वो एहसास नहीं होता, तो उनको वो खुशी से नहीं मिलती है। एविल्स को, जो छोटे लेवल की सेना है, तो वो फिर व्हाइट लॉज की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी सेना चाहती है, एक इस तरफ डार्क फोर्स है और इस तरफ व्हाइट फोर्स है, तो चाहते हैं कि ये जो एविल्स है ये हमारे साइड में आ जाए। तो ये डॉक्टर पूछते हैं कि फिर डार्कनेस जो अंधेरा है और डार्क फोर्स में क्या अंतर है? तो कहते हैं कि डार्कनेस एग्जिस्टेंस क्या एक स्टेट है, एक अवस्था है। जब ये क्रिएशन हुआ, निर्माण हुआ, लाइट के अपोजिट में डार्कनेस है। एक ही सिक्के के लाइट और अंधेरे दोनों पहलू हैं। जैसे इवोल्यूशन होता है वैसे ही इनवोल्यूशन होता है, उसकी दोनों की प्रोसेस है। दोनों एक के बगैर, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरी है, जैसे स्पिरिट मैटर के बगैर अधूरी है। तो कहते हैं डार्कनेस बुरी नहीं है। कई दर्शन में लिखा हुआ है कि डार्कनेस बुरी नहीं है, लेकिन बुराई के चलते, थोड़ी से स्वार्थ की वजह से हमारे जो ग्रंथ है वो भी डिग्रेड हो गए हैं। तो वहां पे जब डिग्रेडेशन चालू हुआ तो प्रकाश को अच्छा बता दिया गया और अंधेरे को बुरा बता दिया गया। अंधेरा जब डार्क फोर्स में कब बदलती है? जब एविल उसको इन्फ्लुएंस करता है, तब डार्कनेस डार्क फोर्स में चेंज हो जाती है। तो कहते हैं क्या किसी दिन ऐसा हो सकता है कि हम इन सबसे छुटकारा मिल जाए? तो ऑर्कम पूछते हैं अपने टीचर से, तो कहते हैं शंभाला में बहुत बड़ी सेना इसके लिए लड़ाई लड़ रही है, और यकीन मानिए जो बुराई है वो आगे चलकर उनकी पराजय निश्चित है। और ये भी बताते हैं, वो ये पूछते हैं डॉर्कम कि क्या कर्म और एविल में कुछ संबंध है? तो कहते हैं कि बुराई और कर्म कर्म का कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि उनको जो दर्द मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, हो सकता है कि उन पे किसी ने एविल ने इफेक्ट कर दिया हो या अटैक कर दिया हो। तो लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कहते हैं मोस्टली केसेस में आपके कर्म ही हैं जो आपके पास वापस आते हैं। लेकिन मान लो कोई भी व्यक्ति लाइट के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है तो ये उस पे जरूर अटैक करते हैं। तो उस समय चूंकि आपके पास कर्म बंधन है, आप उसको चुका रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन अगर किसी एविल ने अटैक कर दिया है तो उसी समय आपके सोलार एंजल्स और आपकी जो लाइट फोर्स है वो तुरंत आपके सहयोग के लिए तुरंत पहुंच जाती है और आपको प्रोटेक्ट करती है। कहते जब ये हमला करती है, मान लो कि आपके पूरे के पूरे कर्मा क्लीन हो गए, ये बोलते हैं तो क्या तब भी अटैक होगा? तो कहते हैं हाँ हो सकता है। हो सकता है कि उसके पर्सनल इंडिविजुअल कर्मा क्लीन हो गए हो। कोई बोल रहा है कि मेरा वीडियो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हो सकता है किसी का इंडिविजुअल कर्मा क्लीन हो गया हो, तो क्या ये डार्क फोर्स या एविल अफेक्ट करेंगे या अटैक करेंगे? कहते हैं हो सकता है कि उसका पर्सनल कर्मा क्लीन हो गया हो, लेकिन उसका नेशनल कर्मा है और उसका ग्लोबल कर्मा है, उसकी वजह से वो उस पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन मान लो उसका वो भी कर्मा क्लीन है, उसके बावजूद उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो कहते हैं कि जो आपकी जो व्हाइट फोर्स है वो आपको अगले जन्म में महाअवतार अवतार में जन्म लेने के लिए मदद करती है। आपको मतलब पुरस्कार, रिवॉर्ड्स मिलते हैं इस चीज के। और ये बताते हैं कि हमले किस तरीके के अटैक्स होते हैं। वो बताते हैं कि 3 तरीके के अटैक्स होते हैं। जो 2 अटैक्स है वो मेन है। पहले तरीके का जो ये अटैक करते हैं, जो ऑलरेडी बुराई के लिए, जिनके अंदर ऑलरेडी बुराई है,
तो उनको पहला अटैक उन पे कर देते हैं ताकि उनकी सेना बड़ी हो जाए, और दूसरा अटैक उन लोगों के ऊपर करते हैं जो हायरार्की है या गुरु है या क्राइस्ट है, इनसे प्रोटेक्टेड नहीं रहते। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी में कुछ में, लेकिन वो स्पिरिचुअली नहीं जुड़ा है, उस पे भी ये अटैक करते हैं। तो कहते हैं उस पर्सन के लिए बहुत जरूरी है कि वो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करे और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करे। और कहते हैं तीसरे तरीके का अटैक है जब आप उनके निर्जन प्रदेश में एंटर करते हो, तब वो आप पे अटैक करते हैं। तो ये तभी सवाल करते हैं कि तो क्या कर्म का जो हम भोग रहे हैं और जो हमले के बीच के अंतर को हम कैसे पता करें कि ये जो हमारे साथ घट रहा है कि एविल ने किया है कि ये हमारे कर्म है। तो ये बताते हैं कि जब भी आपके कर्म चुकता हो जाएंगे तो आपको सबसे पहले खुशी का एहसास होगा और मुक्त होने का एहसास होगा, लेकिन जब एविल अटैक करता है आपके ऊपर तो आपको डर लगता है, गुलामी का एहसास होता है, आप अवसाद में घिर जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं। ये सिम्टम्स है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आप कर्म की वजह से घिरे हुए हैं कि एविल की वजह से। और कर्म जब आपका चुकता हो जाता है तो आपका जीवन बदल देता है, आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाती है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, और आप बेहतर योद्धा बन जाते हैं और बहुत अच्छे से एविल की जो भी स्ट्रेटजी है उसको समझ पाते हैं। और ये बताते हैं कि हर जन्म में आपके दुश्मन आपको मिलते हैं, और ये दुश्मन तब तक आपको आपके जीवन में आता रहेगा जब तक आप उसको दोस्त न बना ले। तो आपके कोई भी अगर दुश्मन हो तो पहली कोशिश करिए उसके साथ मित्रता करने की, ये ऐसा बताते हैं डॉक्टर। कहते हैं मित्रता में हम उनको अगर फ्रेंड बना लेते तो हमारा बहुत सारा समय बच जाता है, ऊर्जा बच जाती है और पैसा भी बच जाता है। और जब वो दुश्मन हमारा दोस्त बन जाता है तो वो एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है और हमें स्वस्थ और खुश, वही दुश्मन हमारा स्वस्थ रहने, खुश रहने और समृद्ध, मोर इनलाइटन होने के लिए हमारी मदद करता है। तो आपके जितने भी दुश्मन हैं, आप सबसे पहला काम करिए उनको सबको दोस्त बना लीजिए। और ये बता रहे हैं कि जब आप भी डार्क फोर्सेस या एविल्स के उसमें रहोगे, प्रभाव में रहोगे, तो कैसा महसूस होता है। तो ये बताते हैं कि ऐसा है जैसे कि आपकी कार आपकी कार को कोई और चला रहा है, यहां वहां कहीं भी दौड़ा रहा है। आपको ऐसा लगेगा, अरे ये मैंने बोला था क्या, ऐसा मैंने बोला था क्या, ये मेरे विचार हैं। आपको अपनी शारीरिक हरकतों का भी पता नहीं चल पाएगा जब आप इसके इफेक्ट में रहते हैं, ये मैं कर ही नहीं सकता, आप ऐसा सोचेंगे। तब आपको रियलाइज होगा, आपको जब भी ऐसा लगे कि ये मैंने नहीं किया है तो आप समझ जाइएगा, अलर्ट हो जाइएगा। कहते हैं कि जो एविल्स है किस तरीके से अटैक करते हैं, डायरेक्ट एविल थॉट्स देकर आप पर अटैक कर सकते हैं, डेथ वेव्स भी की फ्रीक्वेंसी में वो आपको अफेक्ट कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि हॉट एंड कोल्ड वेव्स, मतलब कि आपको अचानक बहुत उत्तेजित हो जाएंगे या बहुत उदास हो जाएंगे, इस तरीके से भी आपको वो अटैक्स करते हैं। और कहते हैं जो लोग अनप्रोटेक्टेड होते हैं, वो लोग अगर मानव कल्याण करते हैं तो कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो लोग अनप्रोटेक्टेड रहते हैं। और या फिर बड़े पैमाने पर जो एरिया में ही कई हो सकता है सोसाइटी है जो अनप्रोटेक्टेड हो, वहां पे कोई भी ऐसा लाइट वॉरियर ना हो, तो बड़े पैमाने पर पागलपन, अपराध और रक्तपात बढ़ता है। और ये भोजन के थ्रू भी जो विनाश कर रहे हैं, जो जहर मिला रहे हैं और कितनी सारी जो कर रहे हैं, उससे भी पूरा का पूरा राष्ट्र का पतन हो जाता है। वो कहते हैं कि अब आगे वो बताते हैं
हैंग हो गया क्या उनका वीडियो? हैंग हो गया आंटी। आज उनके यहाँ कुछ लाइट का प्रॉब्लम चल रहा था तो। ममता, हाँ हाँ बेटा ऑन कर लो। हाँ अब मेरे यहाँ लाइट चली गई। हाँ मैं समझ गई। तो दिख रही हूँ मैं, थोड़ा सा हाँ हाँ रोशनी नहीं बिल्कुल, होगी? बैटलिंग बैटलिंग करते हुए दिख रहे हो, चलो। चलेगा ना? फाइन फाइन फाइन, चलो ठीक है। तो पीपल जब अनप्रोटेक्ट हो जाती है, मैंने बोल दिया ना, सुन लिया ना, ये मतलब था ना? कौन सा पॉइंट? जब लोग अनप्रोटेक्टेड हो जाते हैं हाँ तो क्या होता है, जो लोग ये काम करते हैं, जो अनप्रोटेक्टेड रहते हैं, जो मानव कल्याण के लिए काम करते हैं, कुछ लोगों की ये लोग मृत्यु कर देते हैं। और अगर मान लो बहुत बड़ी सोसाइटी है या बहुत जगह ऐसे कोई वाइट फोर्स नहीं है या व्हाइट लाइट में काम करने वाला कोई भी वॉरियर नहीं है, तो वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर पागलपन, अपराध और रक्तपात बढ़ाते हैं ये। और भोजन के विनाश के कारण भी पूरी दुनिया, मतलब कई कई राष्ट्र डूब जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। कहते हैं ऐसे समय में, कहते हैं कि नेता, हमारे जो राष्ट्र के जो नेता है, उनको भी बहुत जरूरी है कि वो पता करें कि ये जो डार्क फोर्स है, इनको इनको भी इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ताकि ये उनसे बचने के लिए उपाय कर सके और अपने राष्ट्र की उन्नति कर सके। और आगे टॉरकम बताते हैं कि पूर्वी दर्शन में 3 तरह के गुणों के बारे में बताया गया है, सत, रजस और तमस। सत्व है जो रिदम के साथ चलता है, और रजस है मोशन, और जो तमस है वो जड़ता को शो करती है। तो कहते हैं, ये टॉकम बता रहे हैं कि बुराई उन लोगों से दूर रहती है जो लोग रिदम में काम करते हैं और अवेयर होके रहते हैं, तो उन लोगों से बुराई बहुत दूर रहती है। और ये भी बताते हैं कि गति की 3 दिशाएं होती हैं। जैसे हम अगर विकास कर रहे हैं तो हमारी गति ऊपर की तरफ होगी, और एक गति नीचे की तरफ होगी अगर हमारा विकास नहीं हो रहा है, और तीसरी गति है जो ऐसे बीच में घूम रही है, हॉरिजेंटली। तो कहते हैं, लाइट आ गई है, ठीक है ना? तो कहते हैं कि जो लोग अंधकार के ऐसे चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, तो ये भी बहुत सारे ऐसे लोगों को ये अटैक करते हैं। और ये टॉरकम बताते हैं कि लोगों को नीचे लाने के लिए बुराई जड़ता का उपयोग करती है। वो चाहती हैं कि लोग इसी में फंसे रहें, घर में, गाड़ी में, जमीन जायदाद, मोह में, इसी सब में उलझे रहें। वो चाहते हैं कि जड़ता में ही रहे ये लोग हमेशा। और एविल को अच्छे से पता है। मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस क्लियर है। और ये अतोकम आगे बता रहे हैं कि एविल को अच्छे से पता है कि कोई भी एक व्यक्ति अगर ये सोचता है कि वो सोसाइटी के लिए यूजलेस है, या सेल्फ में अगर ये उसका विचार आ जाता है कि वो यूजलेस है, तो आप समझिए कि वो सबसे डेंजरस पर्सन है उस कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए। इसीलिए पूर्वज, पहले के जो पूर्वज थे और जो गुरु लोग थे, वो ज्ञान देते, जो बचपन से ही छात्रों को बहुत उत्साह और बहुत ही उग्र रूप से काम करने के लिए, चार्ज रूप से काम करने के लिए बहुत उत्साहित करते थे, ताकि वो लोग उत्साह से काम करें, एकता और सहयोग से काम करें, ताकि एविल ना अटैक कर पाए। और ये बताते हैं डॉकॉम कि कभी कभी डार्क फोर्स या उसके एजेंट टैलेंट के जरिए भी अटैक करती है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो ये आपसे सौदा करती है कि आप हमें अपना टैलेंट दीजिए, हम उसके बदले आपको बहुत सारा पैसा देंगे, और वो ऋण देती है। और ये आपका दोहन करते रहते हैं आपके टैलेंट्स का, खूब आप दिन रात काम कर रहे हैं और आपके पास पैसा भी बहुत आ रहा है, और ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही समय का इंतजार करते हैं। किसी ने लिखा है खाली दिमाग शैतान के बराबर है, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए वो
ये इतना खतरनाक जाल है, पूरे के पूरे समूह को, इवन राष्ट्र को भी नीचे गिरा देते हैं। कई सारे आपने राष्ट्र को सुना होगा कि बैंकों से इतना सारा लोन लेके रखा हुआ है और उनका कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कहते हैं कि ये लोन के, मुझे लगता है, खिलाफ है। कहते हैं अगर आपने लोन ले भी लिया है, मान लो अगर आप लोन लेते हैं, तो आज जितना जल्दी हो उसको चुका दीजिए। तो इस तरीके से हमें अलर्ट रहना है कि उनके जाल में हमें फंसना भी नहीं है। किसी भी छोटे से भी लालच, स्वार्थ के लिए हमें बिल्कुल भी ट्रैप में नहीं आना है। स्टॉकहम आगे बताते हैं कि बुराई तब पैदा होती है जब आत्मा नीचे गिरते हुए भौतिक में जब नीचे उतरते जाती है, तब उत्पत्ति होती है। तो बुराई कोई पदार्थ नहीं है, कहते हैं बुराई कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि वो है जो कि आत्मा, मतलब पदार्थ को आत्मा से बदलने की जो इच्छा है उसको रोकती है, वो है बुराई। और कहते हैं, टॉकम बताते हैं कि वो एविल चाहता है कि जो मानव जाति है भौतिकता में उलझा रहे और एक तरीके से अपने में उलझा रहे, ताकि वो अपनी एक बाउंड्री बना ले। वो टॉकम कहते हैं कि सीमा होना भी एक बुराई है। जैसे आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से सीमित है, कहते हैं ये भी है। ये एविल चाहता है कि आप इसके बाहर देखे ही नहीं, आप अपने आप को यूनिवर्स समझे, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आप सीमित समझे, आप अपने घर में ही रहें, अपने बच्चों तक ही। हमें क्या फर्क पड़ता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, या फिर सोसाइटी में क्या हो रहा है, या फिर देश में क्या हो रहा है। कहते हैं आप बिल्कुल मत ध्यान दो उधर, आप अपना देखो, अपने परिवार का लालन पालन करो, घर बंगला गाड़ी ये सब देखो, बस इसी में उलझे रहो। कुछ बिल्कुल नहीं चाहते कि आप यूनिवर्स के बारे में सोचे या यूनिवर्स बनने के बारे में सोचे। ये दूरदर्शिता बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप हमेशा ग्लैमर, भ्रम, माया, युद्ध, पीड़ा, दर्द, मृत्यु, बस इसी में उलझे रहें। आगे टॉकम बताते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जो आत्मा के लिए खुले हैं, और दूसरे वे जो आत्मा के लिए बंद हैं। कहते हैं विकास, जो आत्मा के लिए खुले हैं लोग, वो विकासवादी लोग हैं और होश पूर्वक और अपने धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ये अपना ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं और यूनिवर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं ये इतनी लंबी प्रक्रिया है, कई जीवन, कई युग लगते रहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति जाग जाता है और कोई सोया ही रह जाता है। तो ये चाहते हैं कि हम मानवता सोई रहे, ये पूरी वैसी ही कोशिश करते हैं। और टॉरकम बताते हैं कि हम चौथी श्रृंखला के चौथे ग्लोब में हैं अभी, जो हमारी पृथ्वी की जो स्टेज है। और जो व्हाइट वॉरियर्स हैं, वो बताते हैं कि जब कोई भी गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है, और अब गुरु चाहता है कि उसका जो शिष्य है एक योद्धा बने, एक वॉरियर बने। और अपने ये बताते हैं कि गुरु हर शिष्य को योद्धा बनाना चाहते हैं और आध्यात्मिक लक्ष्य को वो पूरा कर सके, वही हाईएस्ट पॉइंट तक रीच कर सके। कहते कि एविल कैसे आपको कैसे आपको भौतिकता में जोड़ता है। आप बहुत ज्यादा, आपको लगेगा कि आपके पास खूब सारा लैंड हो, खूब सारी पावर्स आ जाए, दूसरों से ज्यादा पावर्स आपके पास आ जाए, खूब सारा पैसा हो आपके पास, पोजीशंस हो, लग्जरी हो, और दूसरों को हटाने के लिए भी, अगर मान लो आपके कोई विरोध में खड़ा है तो उसको हटाने के लिए आप क्राइम भी करते हैं। और टॉरकम आगे बताते हैं कि जो अज्ञानता है वो किसी भी तरीके से आध्यात्मिक घटना से बहुत ज्यादा नफरत करती है। वो चाहती है नहीं कि आध्यात्मिक घटनाएं घटे, क्योंकि उसकी अज्ञानता को ठेस पहुंचेगी। वो चाहते ही नहीं कि वो कोई भी जागे। और टॉरकम बताते हैं कि अज्ञान का मतलब ये नहीं है कि कुछ ज्ञान की कमी या जानकारी की कमी है। वो कहते हैं कि प्रकाश में सफलता की वास्तविकता को देखने में सक्षम न होना, ये अज्ञान है।
उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि सफल हो, जो प्रकाश में जो सफल हो रहे हैं वो उसमें सफलता छुपी हुई है, ये नहीं देख पा रहे। ये ही अज्ञानता है। और टॉरकम आगे बताते हैं, किसी भी व्यक्ति को सफल और सर्वाइवल जो होना है वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला कि वो अपने दुश्मनों को पहचाने और अपने दोस्त बना ले। इसका तो रिजल्ट यही है कि हमें उसको दोस्त बना लेना चाहिए, और दुश्मन के जो तरीके हैं वो सीखना कि वो कैसे काम करता है। और तीसरा है दुश्मन के जो भी अटैक्स हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसको विफल कर देना। कहते हैं यदि मान लो आप कुरूपता, अगलीनेस के खिलाफ लड़ना चाहते हो या को बाहर लाना चाहते हो, तो आपको उसके खिलाफ लड़ाई लड़कर नहीं बाहर ला सकते। आपको अच्छाई के गुण का यूज करके ही उसके खिलाफ लड़ना है। नहीं तो अगर आप कुरूपता का कुरूपता मतलब आप कुरूपता से कोई अटैक कर रहा है और आप कुरूपता से ही उसका जवाब देंगे, तो कह रहे हैं कि ऐसे तो आपकी पूरी सोसाइटी, पूरा राष्ट्र, पूरा ग्लोबल, वो तो चाहते हैं कि आप इस तरीके से लड़ो। तो कहते हैं इस तरीके से नहीं लड़ना है, आपको उसका जवाब अच्छाई से ही देना है। वो कहते हैं वो स्वतंत्रता के भी खिलाफ है। वो प्रिटेंड करते हैं कि आपको स्वतंत्रता हम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको आनंद भी, डार्क फोर्सेस, इनको आनंद भी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि आप हमेशा सीमित रहें और दुख और दर्द में बने रहें। बिल्कुल नहीं चाहते कि आप यूनिवर्स बने। और ये कहते हैं कि इन डार्क फोर्स और एविल को छुटकारा पाने का, उनसे जीतने के लिए आपको 5 तरीके से आप उनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। और वो 5 चीजें हैं: सौंदर्य, ब्यूटी, अच्छाई, गुडनेस, धार्मिकता, राइटियसनेस, आनंद और स्वतंत्रता। इन्हीं तरीके से आप उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। ये बताते हैं कि मान लो अगर दुश्मन बम का इस्तेमाल कर रहा है, तो तर्क ये कहता है कि मुझे भी बम का ही इस्तेमाल करना चाहिए, लॉजिक। लेकिन जो व्हाइट वॉरियर हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। जो हायरार्की है कहती ऐसे नहीं लड़ा जाता है, आपको शांति से ही काम लेना होगा। और टॉकम आगे बताते हैं कि ये जो न्यूज चैनल्स हैं ये भी एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्टर है। ये बताते हैं कि मानवता के भीतर क्या चल रहा है, व्यक्तिगत प्राणी के भीतर क्या चल रहा है। अगर हम समझ ले कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो हम अपने भीतर के दुश्मन को पकड़ने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, समूह और राष्ट्र को चाहिए कि वे अपने भीतर जाएं और अपने भीतर की लड़ाई को लड़े, क्योंकि जो डार्क फोर्स है उसके पास क्षेत्र ही बाकी ना हो, क्योंकि उसका तो जो कार्य, जो क्षेत्र है वो मानव स्वभाव भी है। तो जितना जैसे ही आप अंदर जाते हैं, क्योंकि बाहर नहीं है, बाहर लड़ने के लिए फिर आप हैं ही नहीं, बेसिकली आप अंदर की तरफ चले गए तो बुराई कैसे अटैक करेगी। और टॉकम बताते हैं कि छिपना दुश्मन की सबसे बड़ी तकनीकों में से एक है। डार्क फोर्स छिपने, वो आपकी भावनाओं के पीछे, सुखों के पीछे, सद्भावना के पीछे, इरादों के पीछे, यहाँ तक कि प्यार के भी पीछे छुपे हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि आप जब इसका पर्दाफाश करेंगे तो आप पाएंगे और देख के डर जाएंगे कि आपने अपने भीतर दुश्मन को काम करने के लिए कौन कौन से मौके दिए हैं, और उसकी वजह से आप अपने अस्तित्व तक को नहीं पहचान पाते। तो प्लीज जागिए, ये एक्सपोजर है, सब जागिए। और टॉरकम आगे बताते हैं कि 200 शताब्दियों में अंधेरे डार्क फोर्सेस ने बहुत समझदारी से काम किया है। उनने तो धीरे धीरे एक दर्शन बना लिया है। उनका कहना है कि अंधेरे बल, डार्क फोर्स जैसी कोई चीज ही नहीं है, कोई बुराई नहीं है, भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, इसलिए सब कुछ अच्छा है। वो इनकरेज करते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा बुरा काम कर लिया, थोड़ा सा कुछ कर लिया तो क्या बुरा होता है। और लेकिन जब आप कंबल उठाकर देखेंगे तो दुश्मन उसके नीचे है। टॉरकम बताते हैं कि उदाहरण के रूप में कि अभी कई कई जगह पर
कई सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहां स्कूल्स का माहौल इतना खराब है कि पोर्नोग्राफी और यौन शोषण इतना ज्यादा हो रहा है कि स्कूल को बंद ही कर दिया गया है। और ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है, वो कहते हैं कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, वो हर जगह घुसे हुए हैं। कहते हैं आपके भोजन में और आपके कॉस्मेटिक्स में सब जगह घुसे हुए हैं, सब जगह मिलावट है। और कहते हैं ये धार्मिक समूह में तो इनने जड़ें जमा ली हैं। ये तो चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि मैं धर्म के बारे में बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन धर्म के नाम पर जो दुनिया भर में युद्ध लड़े जा रहे हैं, हर दिन धर्म के नाम पे हत्या की जा रही है, ये इतने गहरे बैठे हुए हैं। तो बुरे विचार, बुरे इरादे और नकारात्मक भावनाएं, ये सब आपकी कीमती ऊर्जा, जो जीवन ऊर्जा है, उसको नष्ट कर रही है। आप अलर्ट हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। ये आपको अलर्ट कर रहे हैं स्टॉकहोम। और ये कहते हैं कि ये आपकी ऑरा में चिपक भी सकते हैं। कहते हैं ये ड्रिल की तरह प्रवेश करते हैं और अपने लिए जगह बना देते हैं। और ये आपके ऑरा के क्वालिटी और पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहेंगे, कौन सी स्थिति लेंगे। कहते हैं मान लो कोई सेक्स के लिए या यौन के लिए या सब चीजों के लिए उसके मन में ऐसी कोई इच्छा है, तो वो आपके उस केंद्र में जगह बना लेंगे और उसको नियंत्रण करना भी असंभव हो जाएगा। आप सोचेंगे क्या करूं, कैसे करूं, और आप अपराध की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। और कहते हैं कि मान लो अगर वो हस्बैंड और वाइफ है, तो उसके बीच में कैसे कैसे वो या तो पूरी तरीके से सेक्स को अस्वीकार कर देंगे, वो इस तरीके से भी करेंगे कि वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, और इस तरीके से करेंगे कि पूरी तरीके से अस्वीकार कर दे। वो दोनों ही तरीके से क्षति पहुंचाते हैं। और मान लो अगर अब आपके हृदय वाली जगह पे वो अपनी जगह बनाते हैं, तो क्रोध, घृणा, पाप, अपराध, ये कई तरीके की चीजें, दया ना आना, इस तरीके से ये सिम्टम्स है कि उनने कहाँ जगह बना के रखी हुई है। और कहते हैं कि अगर मान लो उनने मस्तिष्क में प्रवेश कर लिया है, तो वो युद्ध के लिए वो चाहेंगे कि युद्ध हो, सोसाइटी में, राष्ट्र में युद्ध में भिड़ जाएं, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि युद्ध हो ही, लेकिन जैसे ही युद्ध होने की बारी आएगी, ये आपको पीछे हटने के लिए बोलेंगे। कहते नहीं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि एक सेना का एक भी आदमी कम हो। तो ये बहुत ही ट्रिकली काम करते हैं, बहुत ट्रिकी है। ये आपको ऊपर नीचे हर तरीके से यूज करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं डार्क फोर्स कोई इंसान नहीं है। बाइबल में इनको शैतान या उसकी सेना के रूप में बताया गया है। ये टॉकम बता रहे हैं ये कि हमारे जो ग्रह के हिस्ट्री में बहुत 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 पहले एक महान देवदूत था जो ईश्वर की योजना के खिलाफ चला गया। वो कहता है कि मुझे आपका डिवाइन प्लान नहीं मानना है। तो इसके साथ कुछ और दो चार दूत और देवदूत शामिल हो गए थे। तो ये जो शुरू हुआ है, ये हमारे ग्रह के इंसानों से शुरू नहीं हुआ है। और ये भी बताते हैं टॉरकम कि मानवता के पूरे इतिहास में कई लोगों ने इनको देखा है। ये बताते हैं कि लाल आंखें होती हैं और कंकालों जैसे दिखते हैं, और इनकी दो सींग होती है और पूंछ होती है। कहते हैं इनकी जो सींग है वो इनका कम्युनिकेशन सिस्टम है, और ये बेहतरीन ईथर के बने हैं। ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बेहतरीन ईथर में बने हुए हैं ये। और ये बताते हैं टॉरकॉम कि कैसे एक आदमी को ये वश में करके, और छोटी सी इच्छा के लिए, अगर मान लो कोई कहे कि धन के लिए, शक्ति के लिए, या एक राष्ट्र को नष्ट करने के लिए, कुछ कुछ लोग अपनी आत्मा इनको बेच देते हैं। और जब ये अपनी आत्मा बेच देते हैं, तो ये सोलार एंजल आपसे दूर हो जाते हैं, जो आपकी हमेशा मदद करने के लिए आपके पास दिए गए हैं, और डार्क फोर्स की आर्मी में शामिल हो जाते हैं।
तो ये सवाल करते हैं टॉरकॉम, जब कोई अपने सोलार एंजल्स का त्याग कर देता है तो क्या अज्ञानता में करता है वो? तो कहते हैं कि जरूरी नहीं है, हो सकता है। वो कहते हैं कि जब उसने हस्ताक्षर किए हैं, हो सकता है उन्होंने, डार्क फोर्स या एविल ने उन लोगों को इतना इतना इनकरेज किया कि वो जुनूनी हो जाए और उसमें अपना होश गंवाकर हस्ताक्षर कर दे, तो उन्हें तो जानबूझकर ही किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि लेकिन हस्ताक्षर तो कर ही दिए हैं। और टॉरकॉम आगे बताते हैं कि कैसे एविल हिप्नोटाइज करके भी किसी को मन में कैसी बुरी चीजें डाल सकता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि मान लो एक व्यक्ति बहुत बहुत उदास है और उसी समय एक व्यक्ति आता है और उसको बेवकूफ कह देता है कि तुम तो हो ही बेवकूफ, ये सब किया ही तुमने, खुद अब क्यों उदास हो रहे हो, बेवकूफ बोल देता है। अब वो व्यक्ति हिप्नोटाइज हो जाता है। अब आगे चलकर वो सारी बेवकूफी भरी हरकतें ही करता रहेगा। तो टॉरकॉम बता रहे हैं कि हमारे समाज में हर मिनट हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हर मिनट हम कृत्रिम निंद्रा अवस्था में, हमारे पर बम्बार्डिंग हो रही है थॉट्स की, एविल थॉट्स की बम्बार्डिंग हो रही है, कहते हैं। जबकि हम वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हम ऐसा किए जा रहे हैं। इन चीजों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए जैसे ही पहला स्टेप हो तभी आपको सचेत हो जाना है। एक और उदाहरण बताते हैं टॉरकॉम कि रेलवे स्टेशन पर कोई एक या दो तीन लोग मिलकर मजाक मजाक में कह रहे हैं कि ट्रेन नहीं आ रही है, और ऐसे दूसरे तीसरे तक बात फैलती गई। पहले में तो मजाक था, लेकिन दूसरे तीसरे तक पता चला कि ट्रेन नहीं आ रही है। जब ये बात उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसको ऑपरेशन कराने के लिए दूसरी जगह जाना था, उस ट्रेन नहीं आ रहा, उसको वो सच मान लेता है और वो नहीं जाता, तो बिना ऑपरेशन की उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। आप देखिए किस तरीके से डार्क फोर्स ने काम किया। क्या झूठ के एक छोटा सा झूठ था, वहां पे था जो पहले स्टेप पे था, तो वहां पर और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके बच्चे अनाथ हो गए। ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इसे समझिए, सचेत होइए। ये पूछते हैं कि क्या किसी व्यक्ति की अगर मान लो ऑरा बहुत मजबूत है तो क्या वो प्रोटेक्टेड है? तो ये बोलते हैं कि अगर उसकी जो ऑरा है, वो जो 5 टूल्स हैं, सुंदरता, अच्छाई, धार्मिकता, खुशी और स्वतंत्रता, इन पूरी तरीके से चार्ज है, तो उसकी ऑरा पूरी फुल्ली प्रोटेक्टेड है। उसके पास अगर नकारात्मक विचार भी आते हैं तो चले जाते हैं और यहां तक कि नष्ट भी हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि मरने के बाद फिर क्या? तो कहते हैं कि भौतिक तल पर तो आप अपने ऑरा में उनको नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही आप सूक्ष्म प्लेन पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके आभा में चिपके हुए हैं। अगर आप वाइट रास्ते को अपनाते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि इनसे दूर हो जाएं। तो ये बताते हैं कि वहां पर बहुत सारे शिष्य, गुरु, महान महान गुरु आते हैं उस एस्ट्रल प्लेन में और उनकी पूरी मदद की जाती है। और ये बताते हैं टॉरकॉम कि जन्म लेने से पहले भी सारी गंदगी, मतलब दिन रात वहां पर जो भी उनके दिन और रात उनके हिसाब से काम करते रहते हैं। कई गुरु, शिष्य, नर्सेस लगी रहती है और जन्म से पहले पूरी गंदगी वो साफ कर देते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि दो सिर के बच्चे, 3 सिर के बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो कहते हैं ये कभी कभी आ जाती है, इतनी ज्यादा अगर चिपकी हो तो। अगर वो व्यक्ति नहीं चाहता कि उससे अलग हो, उसको पता ही नहीं है कि मैं लाइट के रास्ते पे जाना है, तो उसके साथ आ जाती है। और कभी कभी आपने देखा हुआ होगा कि कोई बच्चे पैदा होते हैं और अजीब सी हरकतें करते हैं, बंदरों जैसी हरकतें करते हैं, तो ये उनके साथ चिपक कर आ गई है, उनके साथ बनी हुई है। तो ये पूछते हैं, टॉरकॉम बताते हैं कि क्या डार्क फोर्स भौतिक स्तर पर प्रकट होते हैं, क्या अवतार लेते हैं? तो ये बताते हैं कि हाँ, कभी कभी लेते हैं। ये बताते हैं, इसका उदाहरण बता रहे हैं कि एक बार
एक आदमी को मार गिराया, उसकी आत्मा चली गई और एक अंधेरी सत्ता ने तुरंत प्रवेश कर लिया, आदमी पर कब्जा कर लिया और उसका नाम बताते हैं हिटलर। कहते हैं हिटलर पजेस था। और एक और का नाम लेते हैं नीरो। नीरो बहुत ही क्रूर शासक था रोमन साम्राज्य में। कि ये दो उदाहरण हैं जो पजेस थे। और ये बताते हैं कि बहुत दुख की बात लगता है कि चीन ने तिब्बत को नष्ट कर दिया, लेकिन वास्तव में तिब्बत काले जादूगरों का देश बन गया था। जब ये जादूगर बड़े हो जाते थे तो छोटे की बच्चे की आत्मा को निकालकर ये काले जादूगर अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर लेते थे और अपना बुरा खेल जारी रखते थे। आपको लग रहा है कि चीन ने तिब्बत को दबा कर दिया, लेकिन इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण ये है। तो व्हाइट फोर्स के साथ साथ डार्क फोर्स के साथ साथ व्हाइट फोर्स भी बहुत पूरा का पूरा उसकी सेना लगी हुई है। किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाए। आपको लग रहा होगा कि पूरी की पूरी अंधेरी ताकतें, बुराई इतनी शक्तिशाली है कि पूरा का पूरा शो वही चला रही हैं। इसे सुन के ऐसा लगता है तो हम बताते हैं कि इसे तो अंदर जड़ता और निराशा पैदा हो रही है। तो आगे टॉकम बताते हैं कि एक्चुअली इसका बिल्कुल अपोजिट है। जो व्हाइट फोर्स है वो दिन रात लगातार पृथ्वी में, आकाश में, सब जगह बिल्कुल लगी हुई है आपके लिए। कहते हैं जब 1941 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और लग रहा था कि दुश्मन जो कि अच्छे विल्स वाले नहीं थे वो जीत जाएगी, तभी 1942 में एक महान टीचर को एक लेटर मिलता है। उसमें बताया जाता है कि ईसा मसीह ने व्हाइट फोर्स की जो सेना है उसको पूरा अपने हाथ कंट्रोल में ले लिया है और बहुत जल्दी युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो उसी के कुछ दिनों बाद देखते हैं कि मित्र राष्ट्र एक हो जाते हैं और इस तरीके से वो युद्ध समाप्त हो जाता है। तो हमारे ग्रह के लिए हमारी जो सेना है उसके जो सेनापति है वो ईसा मसीह है। और ये बताते हैं कि जैसे ही आप स्वयं को इस लाइट के रास्ते की में लेकर जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका तुरंत कॉन्टेक्ट होने लगते हैं और आपकी सहायता के लिए यकीन मानिए वो खड़े हैं। और इस तरीके से हमारी चेतना में एक तरह का संतुलन बनाते हैं ताकि हम अच्छाई और बुराई दोनों को देख सके। और टॉर्कम आगे बताते हैं कि कैसे ये ब्यूटी के अगेंस्ट में काम करते हैं। कहते हैं हस्बैंड और वाइफ में जब झगड़ा हो तो प्लीज प्लीज अलर्ट हो जाइए, प्लीज अलर्ट हो जाइए और किसी भी अक्रूरता को मत घुसने दीजिए, किसी भी थर्ड पर्सन को। हो सकता है कि छोटी सी बात हो सकता है कर्म की वजह से लड़ रहे हो, लेकिन एविल फिर क्या करेगी, थर्ड पर्सन को एंटर करेगी और उनके बीच में और ज्यादा मतभेद करेगी और उनका तलाक हो जाएगा। तो प्लीज प्लीज समझिए इस बात को, बहुत अच्छे से समझिए आप कि कौन से आपकी कर्मा है और कौन सा एविल है। इस पे बारीक नजर रखिए, बिल्कुल अवेयर रहिए, जागे रहिए हमेशा। और उस थर्ड पर्सन को फिर एविल और डार्क फोर्स रिवॉर्ड्स देगी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब वो उसको फिर अपनी सेना में शामिल कर लेगी। ऐसे ही टॉर्कम एक घटना बताते हैं कि एक आदमी 7 साल के बच्चे को लेकर इनके पास आते हैं और बताते हैं कि बच्चा चाहता है कि बिल्ली कुत्ते को मारे और ये अपने लड़कों को भी, दोस्तों को भी पीट देता है। ये कहता है इसके मन में बड़ी इच्छा पैदा होती है कि मैं मारना चाहता हूँ। तो फिर जब इनसे बात करते हैं, टॉर्कम उस बच्चे से बात करते हैं तो बोलते हैं ये तो बहुत ही बुद्धिमान और स्वस्थ लग रहा है। लेकिन जब उनसे बात करते हैं तो इनमें देखते हैं कि एक खास तरह का विचार है जो अलग है। तो टॉर्कम कहते हैं कि ठीक है मैं आपके घर आऊंगा। फिर जब उसके घर जाते हैं और उस बच्चे के कमरे में जाते हैं तो उसके कमरे में देखते हैं कि उसके दीवार के ठीक
जो बैठ रहता है उसके सामने एक बहुत बड़ी सी तस्वीर लगी रहती है, उसमें एक शेर, शक्तिशाली शेर एक मेमने को गले से पकड़कर खा रहा है और उसका खून इधर उधर बिखरा हुआ है और शेर भी शक्तिशाली है। इस तस्वीर को देख देख के उसके मन में ये आ रहा है कि मैं भी किसी को मार के शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। कैसे? तो स्टॉकहोम फिर उसको सलाह देते हैं कि ये तस्वीर हटा दीजिए और दूसरी शांत वाली प्राकृतिक या वैसी तस्वीर लगा दीजिए। फिर उसके 2-3 महीने बाद उसके पिता उनसे मिलने आते हैं, कहते हैं कि अब बच्चे के मन में वो भाव नहीं आते हैं। तो आप ये समझिए कि एक तो पहले पिता को हो सकता है वो पिता उस तस्वीर को देखकर, जब एविल ने पहला काम किया कि पिता के मन में ये थॉट डाला, एविल थॉट डाला कि ये फोटो ले जाकर बच्चे को दो ताकि शेर जैसा शक्तिशाली महसूस करे। लेकिन उसने क्या देखा, बच्चे में वो अपराध की भावना आ गई, क्योंकि वो एक कदम आगे था, वो कभी भी स्थिति बिगड़ सकती थी। इसलिए छोटी चीज भी कहाँ ट्रिगर करे नहीं पता चलेगा, इसलिए अलर्ट रहिए। ये कहते हैं, टॉकम कहते हैं कि ये कभी नहीं चाहते कि कोई अच्छा हो, वो चाहते हैं कि आपको डराने की कोशिश करेंगे। आपके जो हार्ट चक्र है, दिल की पंखुड़ियों, उसको डराते हैं। अचानक से आप अपने कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाएंगे। आप सोचेंगे ही नहीं कि अरे ये जरूरी है, ये ड्यूटीज मेरे कर्तव्य है, मेरी कुछ ड्यूटीज है, इसको करूं। ये कहते हैं कि रहने दो, मत करो, क्या जरूरत है करने की। और टॉर्कम आगे बताते हैं कि ये इस तरीके से काम करते हैं कि बड़े बड़े पदों पर ये सोचते हैं कि हमारे लोग बैठ जाएं। इनका मेन उद्देश्य है, चाहे लॉज में हो, चाहे देश के राष्ट्र प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, जो मेन पर्सन है, वो चाहते हैं कि वो हमारा पर्सन बन जाए, ताकि बहुत बड़े मासेस को एक साथ, धार्मिक उसमें भी देखा होगा आपने, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, गुरुज होते हैं, कहते हैं वो हमारे कंट्रोल में आ जाए और एक साथ उनको पजेस किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मासेस को हम इफेक्ट कर सके। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। हमें ये भी जानना जरूरी है कि अगर हम अपने लग रहा है कि हम सही जगह जा रहे हैं, तो हो सकता है वो सही हो नहीं। आप अपने विवेक से काम करिए। वे आनंद से भी घृणा करते हैं, क्योंकि आनंद ईश्वरीय सार है। वो चाहते हैं कि लोग निरर्थक और उद्देश्यहीन खुशी के पीछे लगे रहें। शॉपिंग करके खुश हो गए या फिर पार्टी कर ली, खुशी हो गई, वो चाहते हैं इसमें कोई इशू नहीं है। वो चाहते हैं विरस कि ये सब कर लो, लेकिन कोई अगर ज्ञान पाना चाहता है, उस आनंद को, परम चेतना को महसूस करना चाहते हैं, तो उसके बिल्कुल खिलाफ है। टॉर्कम आगे बताते हैं कि एक दिन ये रेस्टोरेंट में 2 लोगों को बात करते हुए सुनते हैं। एक व्यक्ति 80 वर्ष का था और एक छोटा 20-25 साल का होगा। ये बातचीत उनकी सुन रहे थे। तो जो बुजुर्ग था वो कहता है कि आप जानते हैं कि जिस ईश्वर में आप विश्वास करते हैं वो अस्तित्व में है ही नहीं, कोई भगवान नहीं है। तो वो सामने वाले बोलते हैं कि ऐसा क्या सच में है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि भगवान नहीं है? कहते हैं हाँ, देखा नहीं मैंने 80 साल मेरे हो गए, दुख पीड़ा यही सीखा मैंने तो कभी नहीं देखा भगवान को। तो कहते यही जीवन है, यही खाओ पियो मजे करो, बस यही जीवन है, इसी में तुम वो कर लो। तो आप देखिए किस तरीके से एविल काम कर रही है। उस जो युवक है, वो चाहता है कि उस आनंद को पाए, ईश्वर पे उसको भरोसा है, उसको वो तोड़ने का काम कर रही है। तो यहाँ अलर्ट हो जाइए। दूसरों का, अगर आप भी किसी को ऐसी सलाह दे रहे हैं, तो प्लीज ऐसी सलाह न दे किसी को, किसी के आनंद का आनंद ना ले और उन्हें नष्ट ना करे। और ये चाहते हैं कि आप कभी इनलाइटन ना हो। और कहते हैं इनलाइटनमेंट के लिए सबसे जरूरी काम है कि आप अपनी कर्तव्य और जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। अगर आप ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, तो आप इनलाइटन नहीं हो सकते हैं।
आपको वॉरियर बनना ही पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा आपको। आप यकीन मानिए, आप आराम से नहीं चल सकती। कहते हैं आप जिस भी पोजीशन में, आप पति हैं, पत्नी हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, आपकी राष्ट्र के लिए सोच है, तो प्लीज प्लीज जिम्मेदारी की भावना से काम करिए, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाइए। और डार्क फोर्स ये लोग ये भी चाहते हैं कि आपका कॉन्शियसनेस एक्सपांड ना हो। आपके दिमाग में ये इतना ज्ञान भर देते हैं, इतना ज्ञान भर देते हैं कि आपको इसे पचाने और उपयोग करने का समय ही नहीं है। प्लीज प्लीज, जब भी बहुत ज्यादा ज्ञान मिले तो प्लीज, ये बहुत जरूरी है कि आत्मचिंतन करके उसको, आपके हर एक सेल को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली उसको एब्सॉर्ब होने दीजिए। आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। अब ये बताते हैं, कहते हैं कि मैं एक बार एक जगह ये कॉन्फ्रेंस में गए, तो वहां पे कई पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, बहुत सारे, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए थे। तो कह रहे थे मैं जब इन्हें भाग लिया तो वो बच्चों जैसे सवाल पूछ रहे थे, और मैं उनके लेवल के, मैं उनके स्तर का जवाब दे रहा था। तो फिर मैंने उनसे कहा, तो हम कहते हैं कि आप तो, आपकी डिग्री जो आपने ली है, आपकी डिग्री से पोजीशन या पद तो आपको मिल सकता है, लेकिन आपके समझ में कमी है। आपकी चेतना मुक्त नहीं हुई है इस पढ़ाई लिखाई से भी। अपनी चेतना को मुक्त करिए। कहते हैं टॉरकॉम कि गलत ज्ञान जहरीला होता है, लेकिन सही ज्ञान में भी जहर होता है। कैसे, बताते हैं। टॉरकॉम बताते हैं कि कोई एक व्यक्ति किसी कहीं जाने का, रास्ते का उनसे मार्गदर्शन चाहता है, और बोलता है कि इस जगह का मुझे एड्रेस बताइए। तो वो व्यक्ति सही एड्रेस बताता है, लेकिन इतना घुमा फिरा के बताता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बताता है कि वो रास्ता भटक जाता है। तो ऐसा कैसा ज्ञान? तो इसीलिए कहते हैं मन की भीड़ बहुत बहुत हानिकारक है, सादगी बहुत ही ज्यादा बेहतर है। कहते हैं एक और कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जिसमें 3 सत्र होने थे, 3 शिक्षकों द्वारा। एक पहला सत्र हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सेकंड जो सेशन होता है उनका, उसमें उनको 100 एक्सरसाइज करने के लिए दे दी जाती है। और जब तीसरा सत्र आता है, खत्म हो जाता है जब, तो उसके बाद एक महिला इनके पास आती है। वो कहती है कि मैं पूरी तरीके से भ्रमित हूं, मुझे पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। तो टॉरकॉम कहते हैं वो यही तो चाहते हैं कि आप कोई भी अभ्यास ना करें, आप भ्रमित ही रहें, इसलिए तुमने ये सब किया। तो ये बताते हैं कि ये जो भ्रम पैदा किया, कहते हैं कि ये बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि ऐसे ही मेरे पास 3 कहते हैं किसी को 5 अलग अलग मूवी थिएटर की टिकट मिल गई, और एक ही दिन, और वो सारी 5 मूवी एक्सीलेंट है, और वो जो 5 मूवी है एक ही दिन और एक ही समय पे है। तो किसी को, जिसको ये टिकट मिलती है, और इतना कंफ्यूज, इतना भ्रम में पड़ जाता है कि वो सोचता है कि इससे बेटर तो मैं जाऊं ना। आप समझ रहे हैं लेवल? इतना भ्रमित है कि वो कहीं नहीं गया, जबकि 5 बेस्ट है, कोई एक तो जा सकता था। कहते हैं मेरे साथ भी एक घटना घटती है। कहते हैं मुझे भी किसी ने 3 बेस्ट मूवीज के, जो मेरे फेवरेट थे, मैं चाहता था कि मैं देखूं, तीनों एक ही दिन और एक ही समय लगी हुई थी। फिर मैंने इस माया जाल को तोड़ा। मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे एक जगह जाना है। कभी कभी बहुत अच्छा, जब बहुत बहुत अच्छा हो जाता है तो आप भ्रम में पड़ जाते हैं। प्लीज वहां पे अलर्ट हो जाइए किसी एक को चीज को लेकर, क्योंकि जब सारी चीजें अच्छी थी, कोई एक चीज को लेकर आगे बढ़ी तो एविल फिर वो दूसरे रास्ते, फिर आपको जो अटैक किए वो रास्ते बंद करता है। ऐसे ही स्टॉक में, पॉलिटिक्स में इसी तरीके से भ्रम कर रहा है। स्टॉक्स में भी आपने देखा होगा कि कितने लोगों के पैसे डूब जाते हैं, लालच लालच लालच। और डार्क फोर्स पूरी तरीके से चाहते हैं कि आप आंतरिक स्व, मतलब आंतरिक गाइड से
कोई कांटेक्ट ना करें, वो बिल्कुल खिलाफ है। और ये साबित करने के लिए वो मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रूफ देंगे आपको, बताएंगे कि स्व का कोई अस्तित्व नहीं है, आपको पूरे प्रूफ के साथ बताएंगे। तो यहां भी आपको अलर्ट रहना है और आपके दिल पर, आपकी भावनाओं पर, आपके विवेक पर ध्यान न देने के लिए आपको इस तरीके से प्रभावित करेंगे वो लोग। कहेंगे बस करो ना, क्यों परेशान हो, 5 सेंट ही तो चुराए हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। और किसी लड़के को बताएंगे अगर किसी लड़की के साथ गलत किया है तो क्या होता है, इतने सारे लोगों ने तो गलत करते रहते हैं, तुमने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, आगे से मत करना। ऐसे समझाते हैं, ऐसे आपके विवेक पे मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि अपने कार्यों में जो किया है उसके बारे में बुरा मत करो। समझाएंगे कि अब तो समाप्त हो गया, रात गई बात गई, इस तरीके से वो ढकेंगे। आप यकीन मानिए उस कंबल के नीचे वो दुश्मन है, वो कंबल को हटा दीजिए, बिल्कुल मत सुनिए। टॉर्कम कहते हैं जब मैं एक मानसिक अस्पताल में गया तो वहां पे 2 लड़कियां थी। जब इन्होंने उनसे बात की, एक लड़की से, जब वो मिलने के लिए गए तो कहते हैं कि मैं नरक में जाऊंगी, मैं जल रही हूँ और मैं जल जाऊंगी। कहते ऐसे क्या हो गया, कहते मैंने एक लड़की को किस कर लिया था, इसलिए अब मैं नरक में चलूंगी, मेरे पुजारी ने बताया है कि मैं नरक में जल जाऊंगी। जब ये दूसरी लड़की से मिलने जाते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो कहते हैं मैंने अपनी आत्मा बेच दी है। कहते मैं तो लेकिन तुमसे बात कर रहा हूँ, नहीं मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं कहीं, ये वो, इतने भ्रम में यकीन मानिए आपकी वो छोटी सी छोटी बुराई को या तो फिर इतना एग्जैगरेट करेंगे कि आप पागल भी हो सकते हैं, या आप किसी कर्म को लेकर इतने गिल्टी कॉन्शियस हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि आपने कितना बड़ा पाप कर दिया है। तो उस समय भी एक्सट्रीमिस्ट केसेस में भी आपको अलर्ट रहना है। आप अपना सामान्य ज्ञान खो देंगे, पागल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत बहुत तरीके से हम लोगों को सोच समझ के चलना है। और बताते हैं टॉरकॉम कि अब वो गुणों को भी इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे कि अंततः वो अवगुण बन जाए। उदाहरण के लिए बताते हैं कट्टरवाद। अगर आप किसी एक खास चीज से लगाव करते हैं, या तो धर्म के प्रति हो सकता है या आप किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो सकता है, तो आप कट्टरवाद बन जाते हैं। इससे भी सावधान रहिए। इसमें टॉर्कम बताते हैं कि मान लो अगर पृथ्वी, क्षुद्र ग्रह या पूरा सौर मंडल नष्ट हो जाता है, तो टॉर्कम बताते हैं यही तो काली ताकतें चाहती है। जैसा कि अभी आप आज अभी का माहौल ऐसा ही दिख रहा है, वो चाहते हैं कि ग्रह का विकास रुक जाए, ईश्वर की योजना पूरी फेल हो जाए, और ये साबित करने में वो सक्षम हो जाएंगे कि देखा हम लोग सफल हो सकते हैं डिवाइन प्लान के अगेंस्ट। टॉर्कम बताते हैं कि एक व्यक्ति ने 50 से अधिक छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया। उसको जेल की जब सजा हो रही थी, जब जब उस जज जब उनसे पूछता है कि तुम सजा के बाद, इसके बाद तुम क्या करोगे, तो व्यक्ति कहता है कि सेम, वही सेम थिंग। तो टॉर्गम बोलते हैं सभी चिकित्सक, मनोवैज्ञान और चिकित्सक उनको समझाने, उसको, उस व्यक्ति को विचार बदलने के लिए मना नहीं सके। आप यकीन मानिए उसके अंदर डाउट, वो पजेस्ट। तो टॉर्कम बोलते हैं कि क्या इन लोगों से जो जुड़े लोग हैं, तो क्या हम इनकी मदद नहीं कर सकते क्या? तो कहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। इनको पहले शिक्षा देकर और अच्छा वातावरण देकर हम इनको एजुकेट कर सकते हैं। नीता मैडम,
यस। इतना ही करें कि ज्यादा हो गया क्या डोज? नहीं, मुझे लग रहा है कि अब ठीक है, ये वाला थोड़ा सा क्लोज कर दो क्योंकि 5:30 हो रहा है, तो अपन मेडिटेशन भी कर लेते हैं। कितनी देर ले लूँ? बस 5 एक मिनट। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करती हूँ जी। तो और हम आगे बताते हैं। एक महान संत से जब पूछा जाता है कि करुणा को कैसे विकसित करें, तो वो संत मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, करुणा युगो युगों का श्रम। इसके लिए युगो युग तक आपको काम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं और मैं बता दूं और तुम उस पर काम करने लगो और तुम उस पर सक्सेस हासिल करो। वो बताते हैं कि जैसे एक डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आपको शिक्षा लेना पड़ती है और पूरे जीवन भर आप अपने स्किल अपग्रेड करते रहते हैं, वैसे ही पूरा का पूरा जीवन लग जाता है एक गुण को डेवलप करने के लिए। तो हम आगे पूछते हैं कि क्या राष्ट्र और देश के प्रति घनिष्ठ भावना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये बताते हैं टार्को कि अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति वफादार होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल है, रहना चाहिए, लेकिन दूसरे राष्ट्रों की कीमत पर नहीं। वो भी खुश रहें और हम भी खुश रहें, तभी तक ठीक है। कहते हैं टॉकम बताते हैं कि मैं भी बहुत राष्ट्रवादी और नस्लवादी हुआ करता था 1963 तक, लेकिन जैसे ही मुझे इस चीज का ज्ञान हुआ और मैंने वो छोड़ दिया राष्ट्रवाद, तब जाके पहली बार मुझे लगा कि मैं एक इंसान हूं, पूरा यूनिवर्स मेरा है। और कहते हैं कि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, इसको समझने के लिए। ज्यादातर लोग राष्ट्रवाद के ट्यूमर से ही मर जाते हैं। और बताते हैं टॉर्कम कि डार्क फोर्सेस ये भी करती हैं कि किसी मूर्ति में, चित्र में या खाने के बर्तन या प्लेट में भी निगेटिव चार्ज कर देती है ताकि आप उसको अफेक्ट कर सके। इसीलिए ये टॉक हम बताते हैं कि कुछ घरों में जाने से पहले अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। जिस घर में हत्या हुई हो या फिर तलाक हुआ हो या फिर आपराधिक बैठकें हुई हो, तो यहाँ घर प्रदूषित हो चुका है। अगर आप उस घर को खरीदते हैं तो अंदर जाने से पहले उसकी सफाई की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां पर बुरे विचार और पैटर्न वहां के कण कण में होंगे और ये बुरे विचार और कण जब आप वहां जाएंगे तो आपकी हड्डी में वो प्रवेश करेंगे, अगर आपका ऑरा मजबूत या शुद्ध न हुआ तो हम आगे बताते हैं क्या, अगर आप किसी भी तरीके के यूज्ड कपड़े को खरीदते हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर किसी उन्नत व्यक्ति ने अगर दिया है आप तो पहन सकते हैं क्योंकि उसकी आभा उन्नत होगी, लेकिन अगर किसी अपराधी या गलत विचार के लोग की शर्ट है तो आप बिल्कुल जहमत मत उठाइएगा, आप पहनने की जहमत मत उठाइएगा, हो सकता है वो आपकी आभा में प्रवेश कर जाए। ये कहते हैं, आगे बताते हैं टॉर्कम, यदि अगर आप शुद्ध हैं और आपने अपने पुराने कपड़े किसी संगठन को दे दिए और वहां से किसी नकारात्मक व्यक्ति ने खरीद लिए मान लो या उसके पास पहुंच गए, तो ये कहते हैं कि ये सिस्टम ऐसा है कि मान लो आपने अपने कपड़े दे दिए और जो नेगेटिव है, आपकी अच्छाई अगर उससे बड़ी है तो आपको अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपके आभा उसकी बुराई से कम है तो आप चूंकि कपड़ों से लिंक होती है, क्योंकि कपड़ों में भी वो चार्ज रहते हैं हमारी आभा से, उससे लिंक बनता है। अपनी आभा को इसीलिए प्योर रखिए, वो आपके पास वापस आ सकता है अगर आप कमजोर हुए तो। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए पुराने लोग बताते हैं कि पुराने कपड़ों को या तो जला दो या सिर्फ आध्यात्मिक लोगों को ही देने की सलाह देते हैं। अब वो बोलते हैं कि जिस घर में नकारात्मक विचार आते हैं तो उसको कैसे साफ करें। ये बताते हैं कि पहले दिन तो आप यूकलिप्टिस का तेल का स्प्रे करें और दूसरे दिन पिपरमेंट ऑयल का स्प्रे करें और इसके बाद 1 महीने तक सभी कमरों में चंदन की धूप जलाएं। ये बताते हैं कि इस तरीके से कई समस्याएं दूर हो सकती है और सबसे बड़ा सफाई एजेंट है प्रार्थना। कहते हैं आप वेद के मंत्र पढ़ें या किसी भी धर्म से आप जुड़े हैं वहां के मंत्र पढ़ें और जोर जोर से पढ़ें, तो आप कुछ ही दिनों बाद देखेंगे कि उस घर का वातावरण, 1 सप्ताह 1 महीने तक आप ऐसा करते रहें, वातावरण बदल जाएगा, इवन पारिवारिक संबंध भी सुधर जाएगा।
तो ये टॉकम कहते हैं कि जैसे नकारात्मक विचार दुनिया भर में घूमते रहते हैं, तो क्या सकारात्मक विचार भी घूमते हैं कि नहीं कि तो कहते हैं कि हाँ, सकारात्मक विचार भी, बल्कि उन तेजी से यात्रा करते हैं, नकारात्मक विचार की तुलना में बहुत तेजी से यात्रा करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसके एजेंट्स कम हैं और नेगेटिव एजेंट्स बहुत ज्यादा हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ज्ञान भारत में, कि हम ज्यादा से ज्यादा विजडम लें और ज्यादा से ज्यादा लाइट वॉरियर्स बन सके। जितने स्टेशन होंगे उतनी अच्छी हमारी पृथ्वी होती चली जाएगी। कहते हैं, टॉकम आगे बताते हैं कि मेरे एरिया में भी एक बहुत ही दुष्ट स्त्री रहती थी, अब मुझे भी नहीं पता था। एक दिन हमारे घर में आई, एक हमारे पास बहुत ही अच्छा जार था, बहुत खास, जो पानी को ठंडा रखने के लिए था। और वो स्त्री घर में आई हमारे, और उस जार को देखकर कहती है कितना सुंदर है, और वो जार तुरंत फट गया। तो आप समझिए किस तरीके से काम होता है। वो कहते हैं कैसे थॉट फॉर्म से भी वो चीजों को बदल सकती है। वो ये बताते हैं टॉकम कि मुझे, जब मैं मेक्सिको में था, तो मुझे एक खास मीटिंग के लिए बुलावा, निमंत्रण मिला। तो उसमें क्या कर रहे थे कि कुछ खास, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पुरुष और महिलाओं को बुला गया था, और ये लोग मीटिंग में चाहते थे कि कुछ चुनिंदा लोगों को मारने का इरादा रखते थे। तो जब ये मीटिंग होती है, तो हर मेंबर को उसकी तस्वीर पकड़ा दी जाती है और सबको बोला जाता है कि अब विचार डालना शुरू करिए। तो सब विचार डालते हैं कि उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ गया है, उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है और उसकी मृत्यु हो गई। इवन उसके अंतिम संस्कार तक के विचार डालते हैं। ऐसी प्रक्रिया वो 25 दिन तक करते हैं, और 25 दिन के बाद वो लक्षण उस व्यक्ति में जाहिर होने लगते हैं, और वो व्यक्ति बीमार हो जाता है और वो हार्ट अटैक से ही मरता है। तो ऐसे आप सुने होंगे कि कई कई राष्ट्रीय नेताओं, प्रभावशाली व्यक्तियों के सामने जाकर ये प्रक्रिया उनके लिए की जाती है, ताकि उनको नष्ट किया जा सके। और टॉकम बताते हैं कि गपशप करना, गॉसिप्स भी करना गलत सोच का परिणाम है। बदनाम तो और भी बुरा है, कहते हैं, और देशद्रोह सबसे बड़ा पाप है, इनसे बचे। बताते हैं टॉकम कि ईसा मसीह कहते हैं कि उन्हें आशीर्वाद दो जो तुम्हें शाप देते हैं, जो तुम्हारी निंदा करते हैं। इससे आपके कर्म नहीं बढ़ेंगे, उसके तो कर्म बन चुके हैं। लेकिन अगर आप, जैसा वो बोलता है वैसा ही आप करते हैं, तो आप दोनों कर्जदार हो जाएंगे। और कहते हैं बदला तो भगवान को ही लेने दीजिए, आप बिल्कुल मत लीजिए, कर्म इसका ख्याल रखेगा। और कहते हैं कि मान लो कोई नेता विनाशकारी काम करने वाला है, तो उसके लिए क्या करें, क्या सजेशन है। तो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो कई सारे लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करें, और जितने ज्यादा लोग प्रार्थना करेंगे, तो अगर वो निगेटिव करना भी चाहेगा, तो अचानक से उसका मन परिवर्तन होगा और वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। और कहते हैं कि मान लो कोई नेता गलत कर रहा है, तो उसके प्रति द्वेष, घृणा, प्रतिशोध से ना भरें, इसके बजाय उसके लिए प्रार्थना करें, महान शक्ति से प्रार्थना करें आप, ताकि वो व्यक्ति प्रकाश में आ जाए और बहुत ही जल्द उसको मदद मिलेगी और नेता सही डिसीजन ले लेगा। और कहते हैं, टॉकम आगे बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के प्रति वो अपराधी है, काला है या फिर देशद्रोही, ऐसे विचार कभी मत डालिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो विचार उसके दिमाग को पोषित करेंगे और बड़ा करेंगे उसको। तो हमेशा कुरूपता से लड़ना है तो सुंदरता के गुण को ही उपयोग करना चाहिए। और टॉकम बताते हैं कि गर्भपात भी अंधेरे बलों की गतिविधियों का परिणाम है। अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, जब तक कि माँ की जान को खतरा ना हो, तो अबॉर्शन कभी भी नहीं कराना चाहिए। कहते हैं इससे आप, जो व्यक्ति चाहता है कि मैं जन्म लेकर आगे प्रोग्रेस करूं, उसको आपने रोक दिया। या फिर मानवता की सेवा करने के लिए महान अवतार जन्म लेना चाहता है, ये चाहते हैं, डाक को चाहती है कि ये काम हो ही ना, जितने लोग हैं पृथ्वी में, जैसा उनका शासन चल रहा है चलता रहे, कोई भी आकर, नया व्यक्ति आकर हमारे साम्राज्य को छीने नहीं। तो इस तरीके से अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। फिर ये टॉकम बताते हैं कि जैसे चीन में जनसंख्या नियंत्रण हो रही है, तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो ये बताते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन कहते हैं उसका सबसे अच्छा तरीका है अनुशासन और प्राकृतिक तरीके से ही
किया जाना चाहिए। कहते हैं आप यकीन नहीं मानेंगे कि अभी भी जो हमारा ग्रह है 1 और 200 अरब लोगों को धारण कर सकता है, अगर हम सही ढंग से रहें तो। लेकिन हम सारे अपने प्राकृतिक रिसोर्सेज है उस सबको नष्ट करने में लगे हुए हैं और हम अपनी प्रकृति को ही बर्बाद कर रहे हैं। आगे टॉर्कम बताते हैं कि अलगाव जो सेपरेशन है वो बुराई से उपजा हुआ है और जो एकता है वो भगवान से। कहते हैं डार्क फोर्सेस डाउट भी क्रिएट करती है, शिक्षा के प्रति, समूह के प्रति, राष्ट्र के प्रति, किसी के भी प्रति संदेह उत्पन्न करती है। और कहते हैं कि संदेह पर अपना तर्क कभी भी लॉजिक स्टैब्लिश ना करें। आप ये जब भी संदेह आए तो आप सोचे विचारे वैज्ञानिक तरीके से, लॉजिकली इसको देखिए और जितना हो सके संदेह को दूर करने की कोशिश करें। नहीं तो ये जो संदेह है इतना रोगाणु की तरफ फैलेगा और एक छोटा सा संदेह ही काफी है पूरा का पूरा एक समूह राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए। इसलिए महान ऋषि कहते हैं संदेह को आत्मा का ताबूत है। क्या करें अभी और है तो यहाँ पे एंड करें। हाँ, थैंक यू